नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को लेके, और ख़ास तौर से जो रिसेंट में जो डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिली है, चाहे वो बीजिंग ओलंपिक में रशिया का कोई कमेंट रहा हो, या नई जो चाइना के साथ रशिया की डील हुई हो, ताइवान का इशू रहा हो, या यूक्रेन का इशू जो कि इस समय सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं ज्वलंत और एकदम सबसे चर्चित मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर लेके आने वाले समय में रशिया और इंडिया के संबंध क्या होंगे, क्या ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और आगे चल के क्या इंडिया और रशिया के संबंध ख़राब होने के बाद एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए अपनी चर्चा को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले उठाते हैं कि जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में जिस तरीके से भारत ने बॉयकॉट किया, उसके बाद रशिया तो अपना पहुंचा ही था साथ ओपनिंग सेरेमनी में, साथ ही साथ पाकिस्तान भी पहुंचा हुआ था। तो इस समय जो है वो रशिया और चाइना की जो उस दौरान जो थी वो इनकी 1-to-1 मीटिंग भी हुई, और जो आप इस समय स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो इन लोग की अपनी मीटिंग हुई जिसमें इन्होंने कई चीज़ों पे बात की। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात दोस्तों इसमें ये थी कि इसमें रशिया ने जो अपने ओपनिंग कमेंट्स दिए, ख़ास तौर से चाइना को लेके, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए गेम्स को जो है वो कभी भी पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, यानी खेलों का कभी भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उनका इरादा जो था वो कहीं न कहीं उन लोगों को टारगेट करना था जिनमें जो है अमेरिका, और ख़ास कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं अमेरिका के जो साथी देश हैं, और आप उसमें थोड़ा बहुत आप इंडिया को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सबने जो था वो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया चाइना का। तो कहीं न कहीं चाइना का एक तरीके से समर्थन दे रहा था पूरी तरीके से खुल के जो है रशिया, और इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा था रशिया। तो यहाँ पे उसने चीन का बिल्कुल पूरी तरीके से साथ दिया बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को लेके, जहाँ सब देश जो हैं, कई देशों ने वहाँ पे बॉयकॉट किया इसके यूएसए के साथ मिलकर। तो वहीं रशिया ने ये दिखाया कि वो चाइना के साथ खड़ा है। इसी के साथ साथ दोस्तों उसने क्या किया कि अपना चाइना को ये बताया कि इनकी कोई लिमिट नहीं है किसी भी तरीके की, मतलब इनकी पार्टनरशिप की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट पार्टनरशिप का एक नया एरा कहा है इनको अपनी फ्रेंडशिप का, चाइना और रशिया की फ्रेंडशिप को। और चाइना को मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर भी बताया, और बताया कि यूएसए जो है वो कॉमन एनिमी है। और चाइना ने भी नेटो को लेके जो है वो आलोचना की यूएसए की, और ये कहा कि देखिए नाटो जो था वो उसका कोई अस्तित्व और उसकी कोई प्रासंगिकता बची नहीं है, और इसका जो एक्सपेंशन ईस्टवर्ड किया जा रहा है जिसके ऊपर रशिया भी चिंता जाहिर कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। और कोल्ड वॉर में जिस तरीके से यूएसए जो ताकतवर था वो उस तरीके से कोई बात नहीं है, तो यूएसए को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। यूक्रेन के ऊपर जो है जो डिमांड जो कर रहा था कि इस तरीके से जो रशिया ने कहा कि आप उसको बैन कर दीजिए, तो कहीं न कहीं उसको भी यहाँ पे चीन ने बताने की कोशिश की कि रशिया की जो डिमांड है कि यूक्रेन को बैन किया जाए नाटो में शामिल होने से, तो वो भी कहीं न कहीं डिमांड जो है पूरी तरीके से जायज़ है। तो अब इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं हमको ये देखने को मिल रहा है कि चीन और पाकिस्तान और रशिया की एक तरीके से गुटबंदी देखने को मिल रही है। वहीं भारत अब कहीं न कहीं देख रहे हैं कि यूक्रेन विवाद की वजह से कहीं न कहीं और ज़्यादा जो है वो कटता हुआ हमको दिख रहा रशिया के साथ में। तो अब कहीं न कहीं जो वर्ल्ड है फिर से जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड जो है अब जो है अब आपका बाइपोलर वर्ल्ड में बदलता जा रहा है, जहाँ फिर से यूएसए और यूएसए के अलाइड पार्टनर्स दिख रहे हैं, और कहीं न कहीं अब आपको चाइना और रशिया के बीच चाइना और रशिया के साथ एक अलग ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है, जहाँ कुछ देश अब चाइना और रशिया के साथ मिलके यूएसए के खिलाफ खड़े होंगे, जिनका ग्रुप बनाने की पूरी जिम्मेदारी इस समय रशिया ने उठा रखी है। चाहे वो इशू ताइवान का हो या फिर यूक्रेन का हो, इन दोनों ही मुद्दों ने जो है इस समय विश्व को फिर से जो है बाँटने का काम किया है। और अमेरिका के लिए सिरदर्दी यही है कि अब उसे जो है अब अपने वैश्विक पावर साबित करने के लिए, चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर ताइवान का इशू हो, दोनों ही इशू पे उसको कहीं न कहीं आगे फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप ये जानिए कि जो ग्लोबल पावर का जो स्टेटस है वो भी छीनते जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यूएसए से। तो यूएसए इस बात को समझ रहा है, इसीलिए वो एकदम यूक्रेन के इशू पे पूरी तरीके से सामने से खेल रहा है। अब बात कर ली जाए कि कौन सी नई डील हुई है रशिया की, तो रशिया की एक नई डील जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पावर ऑफ सर्बिया पाइपलाइन जो आप देख रहे हैं, इसी से रशिया ने क्या किया है, नई पाइपलाइन है जिससे वो चीन को जो है गैस की सप्लाई कर रहा है, और साथ ही साथ जो पेट्रोल और डीजल है उसकी भी सप्लाई करता है। तो अब यहाँ पे $170 बिलियन की जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे उसकी भी जो है डील कर ली है रशिया ने, कि एक नई डील की है 30 सालों के लिए, कि वहाँ पे वो चाइना के साथ 30 सालों तक उसको और गैस और नेचुरल गैस और पेट्रोल केमिकल्स वगैरह की सप्लाई करेगा। तो अब ये देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि किन्हीं भी दो देशों के बीच में संबंध तब तक बहुत अच्छे नहीं हो सकते जब तक उनके बीच में आर्थिक हित ना जुड़े हों। आप भी जानते हैं कि 2014 के बाद से जब से
रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, तब से रशिया ने चीन के साथ मिलके नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल्स वगैरह की सप्लाई करके ही अपने आप को स्टेबल बनाया और अपनी इकोनॉमी को किसी तरह बचा के रखा हुआ है, जिसको वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। और यही रशिया की मेन एडवांटेज है, जो कि उसको यूएसए के सैंक्शंस के बावजूद बचा के रखी हुई है। और इसीलिए रशिया जो है वो अपनी भागीदारी को लगातार बढ़ाता जा रहा है चीन के साथ, क्योंकि इस समय जो चीन और रशिया का जो ट्रेड है दोस्तों, वो 130 से 140 बिलियन डॉलर के आसपास में पहुंच चुका है। और इन दोनों देशों ने ये तय किया है कि 2024 तक इसको 200 बिलियन डॉलर के आसपास तक पहुंचा देंगे। जबकि वहीं अगर आप इंडिया की सोचेंगे तो इंडिया जो है अभी यहाँ कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड संबंध तो हैं, लेकिन दोस्तों वो 20 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास में। तो कहाँ 20 से 30 बिलियन डॉलर और कहाँ 130 से 140 बिलियन डॉलर, जो कि 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा झुका हुआ है चाइना की तरफ रशिया, क्योंकि रशिया के लिए एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पार्टनर बन के सामने आया है चाइना। और इसी बात अब कर ले ताइवान के इशू को लेकर रशिया ने क्या कह दिया, जिसके बाद बहुत बड़ी विवाद छिड़ गया। तो रशिया ने साफ साफ कहा कि ताइवान जो है, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कि ताइवान को जो है चाइना का पार्ट माना और कहा कि वो किसी भी तरीके से इस आइलैंड की इंडिपेंडेंस में विश्वास नहीं रखता। यानी सीधे सीधे उसको एक आइलैंड बताया, ना कि एक सेपरेट कंट्री बताया। तो एक ताइवान के इशू को भी लेके जो है फिर से रशिया ने ऐसा इस बयान दे के जो है विश्व में खलबली मचा दी। खासतौर से इंडिया के लिए सिरदर्दी और बढ़ेगी इन सब चीज़ों से। यूक्रेन इशू को देख ही रहे हैं आप कि लगातार रशिया जो है वो आक्रामक होता जा रहा है। यूएनएससी में भारत ने अपने आप को एब्सटेन कर लिया। जब यूएनएससी में वोटिंग हो रही थी तो चर्चा हो या ना हो, इस मुद्दे पे भारत ने अपने आप को क्या किया था, एब्सटेन कर लिया था। लेकिन दोस्तों कहीं से भी जो है इन सब चीज़ों से रशिया को क्या गया कि भारत उसके समर्थन में, और रशिया ने इसका यूज़ भी किया डिप्लोमेटिक स्तर पर। उसने क्या किया कि भारत का धन्यवाद दिया कि यूक्रेन पे जो है रशिया का साथ देने के लिए भारत और भारत के साथ अन्य देशों का भी रशिया धन्यवाद अदा करता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रशिया जो है वो यूटिलाइज़ कर रहा सारे मुद्दों को। चीन को लेके किस तरीके से नज़दीकियाँ मैं आपको बता ही चुका हूँ, चाहे ट्रेड का इशू, चाहे डिफेंस का इशू हो, हर मुद्दे पे, चाहे यूएसए का इशू, हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं जो चीन और रशिया के जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इसीलिए दोनों की जो दोस्ती है वो भी बढ़ती जा रही है। हालांकि चीन को अपना एक कंपटीटर मानता है रशिया, लेकिन अभी फ़िलहाल के सिनेरियो में उसको लग रहा है कि ये सब बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं उसके अपने हित में है, इसीलिए चीन के साथ लगा हुआ है। अब इस बीच में दोस्तों पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अपना एक स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समय जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये बीजिंग ओलंपिक के समय की है, जिसमें पाकिस्तान के जो पीएम है उनका आप अलग थलग बैठा हुआ देख सकते हैं। यानी जहाँ चीन और रशिया के जो डेलीगेट्स थे उनके बीच में प्रॉपर मीटिंग हो रही थी, वहाँ जो पाकिस्तान के जो पीएम है उनको एक समझ सकते हैं कि अलग सा उनको तबका दे के उनको अलग से बैठा हुआ था। यानी उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लोन पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं और अपना जो है उसके लिए लाख प्रयास भी कर रहा है। तो ये एक इनकी अपनी एक बहुत बड़ा इनका प्लस पॉइंट है कि लोन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब इस बीच जो सबसे चिंता वाली बात यह है कि इस बीच खबर ये आ रही वियोन का आर्टिकल की, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जल्द ही बायलैटरल विजिट हो सकती है इमरान खान की रशिया में, और वो भी इसी महीने फरवरी के अंत में। तो भारत और रशिया के रिलेशनशिप में दोस्तों आप देखेंगे तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक विवाद का पॉइंट बन सकता है आगे चल के, क्योंकि चाहे चीन का हो, चाहे ताइवान का हो, चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो, अब हर जगह जो है रशिया और भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अब टकरा रहे हैं। और ये टकराव जो है वो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि देखिए अब डिफेंस को भी लेके जो है भारत अपने आप को रशिया से थोड़ा सा दूर कर रहा है और फ्रांस के साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ाता जा रहा है। आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरीके से डिफेंस की जो ट्रेड है वो बढ़ रहा है फ्रांस के साथ। और इसी बीच आपको मालूम ही होगा कि जो रशिया का जो एक स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है, जिसको आप कहते हैं रेड फिश मीडिया, जो कि रशियन टुडे जैसे भारत का दूरदर्शन है वैसे ही वहाँ का रशियन टुडे है, इन्हीं का एक डिजिटल मीडिया पार्ट है रेड फिश मीडिया। इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना दी थी कश्मीर के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने ये दिखा दिया था कि कश्मीर जो है वो खुद एक तरीके से फ़िलिस्तीन की तरह एक बनता हुआ नया फ़िलिस्तीन है। जैसे फ़िलिस्तीन का इशू है वैसे कश्मीर भी एक नया बनता हुआ फ़िलिस्तीन है। हालांकि इसकी आलोचना जो है वो जो रशिया का जो एम्बेसी है उसने तुरंत कर दी कि रशिया जो है पूरी तरीके से जो वो बायलैटरल इशू मानता है कश्मीर को, और वो जो पहले स्टैंड था भारत के साथ उसी स्टैंड को अब तक अपना कायम रख रहा है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में रशिया और इंडिया के बीच में जो संबंध हैं, उनके बीच में जो संबंधों को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे वो ये यूक्रेन का इशू होगा, चाइना का इशू होगा और कहीं ना कहीं ताइवान का भी इशू होगा। क्योंकि अब इन सब चीज़ों की वजह से दरारें जो हैं वो उभरने लगी हैं। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है, केवल नेशनल इंटरेस्ट ही सब कुछ होते हैं।
तो अब देखने वाले समय में देखना होगा कि इस पर क्या होता है। बाकी दोस्तों आप लोग के क्या राय है इस पूरे इशू पे और आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है, आप लोग अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।